हार, शर्मनाक हार, बेइज्जती से लेकर आलोचना तक। MS Dhoni has chosen to retire from Test cricket. यही सब टीम इंडिया को मिल रहा था टेस्ट क्रिकेट में, जब इंडिया सीना कंट्रीज में जाके एक के बाद एक सीरीज हार रही थी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि जो टीम टेस्ट क्रिकेट में एक तरफा हार रही थी, वही टीम अगले 4 साल में एक नए कैप्टन के अंडर टेस्ट क्रिकेट को डोमिनेट करने वाली थी। देन आपको कैसा लगेगा? होम डोमिनेशन से लेकर विराट कोहली की एज कैप्टन लेगेसी सेट हो जाना, टीम इंडिया ने उस फेस में सब कुछ विटनेस किया। और इसलिए आज हम बात करने वाले हैं उस गोल्डन फेस की, जिसने इंडियन टेस्ट क्रिकेट को एक नई पहचान दिलाई थी और इंडियन फैंस के अंदर टेस्ट क्रिकेट को लेकर ऊर्जा वापस आई थी। ये वीडियो सेकंड पार्ट है टेस्ट फेज वीडियो का, जिसमें हमने 2011 से लेकर 2014 तक की इंडियन टेस्ट क्रिकेट के परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इंडियन टीम 2014-15 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरह से हार चुकी थी। ये उस पॉइंट तक ऑब्वियस हो चुका था कि वो इंडिया का टेस्ट क्रिकेट के मामले में लोएस्ट पॉइंट बन चुका है। इंडिया की रैंकिंग नंबर 7 तक गिर चुकी थी। मगर इतना सब होने के बाद भी शॉकिंग बात यह थी कि इससे बुरी रैंकिंग इंडिया की पिछले 10 साल में एक भी बार नहीं थी। और इसी सब के बोझ तले विराट कोहली टेस्ट टीम के फुल टाइम कैप्टन बन चुके थे। मगर इस सब के बावजूद विराट कोहली के पास एक बड़ा चैलेंज मौजूद था, इंडिया को दोबारा टेस्ट में नंबर 1 टीम बनाना। जितनी बेइज्जती इंडिया की पिछले कुछ उन सालों में हुई थी, उतनी शायद ही कभी हुई हो। लेकिन इतिहास गवाह है, जब भी इंडिया नीचे आई है तब इंडिया ने कमबैक जरूर किया है। टीम इंडिया के साथ साथ कैप्टन विराट कोहली को भी दुनिया के सामने बहुत सारी चीजें प्रूव करनी थी और जो नंबर 1 रैंकिंग 2011 में इंडिया ने खोई थी, उसे वापस भी लेना था। मगर ये सब उतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि साल 2015 अभी भी क्रिकेट का पीक कंसीडर करा जाता है, क्योंकि उस दौरान सभी वो क्रिकेटर्स खेल रहे थे जो कि लेजेंड्स थे या फिर आगे जाके लेजेंड्स बनने वाले थे। इंडिया का इस टेस्ट जर्नी में पहला पड़ाव श्रीलंका होने वाली थी। बांग्लादेश के खिलाफ 1 ऑफ टेस्ट ड्रॉ करने के बाद इंडिया को श्रीलंका का दौरा करना था, जहां पर 3 टेस्ट मैचेस खेले जाने थे। उस टाइम की श्रीलंकन टीम आज के श्रीलंकन टीम से ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग ही थी, लेकिन ऊपर से उनकी टीम में कुमार संगकारा, उपुल थरंगा और रंगना हैरात भी थे। पिछली बार जब हमने श्रीलंका को उन्हीं के घर में टेस्ट सीरीज में हराया था, वो साल था 1993 का, यानी कि 22 साल बाद, कई प्लेयर्स के रिटायर होने के बाद, कई सीरीज हो जाने के बाद श्रीलंका इंडिया के सामने अनबीटन थी। और ऊपर से कुमार संगकारा, जो कि ठीक 1 साल पहले मोस्ट रन इन अ कैलेंडर ईयर का रिकॉर्ड तोड़ के आ रहे थे, वो भी उस टीम का पार्ट थे। बट ये इंडियन टीम इससे भी मुश्किल टेस्ट सीरीज खेल के आ रही थी, तो इस चैलेंज से वे पीछे नहीं हटने वाले थे। टेस्ट सीरीज का पहला मैच गॉल में खेला जाना था और बस 5 डे का टेस्ट मैच जब खत्म होता है तो इंडियन फैंस की सारी एक्सपेक्टेशन, जो उम्मीद उन्होंने एक बार फिर टीम इंडिया पे लगाई थी, वो चकनाचूर हो जाती है। इंडिया वो पहला मैच 63 रन से हार जाती है, और वो भी तब जब इंडिया ने 5 में से 3 दिन में डोमिनेट करा हुआ था। लेकिन रंगना हैरात के 7 विकेट हॉल और दिनेश चंडीमाल के 162 रन की पारी ने पूरा गेम ही पलट के रख दिया और श्रीलंका 1-0 से उस सीरीज में आगे हो गई थी। जिस फैन को यह लग रहा था कि टीम इंडिया अब अपना नया दौर शुरू करेगी, उन्हें अब पहले टेस्ट के बाद से ही डाउट होना शुरू हो गया था। बट इंडिया ने हार नहीं मानी और हमेशा की तरह अपने ऊपर बिलीव रखा कि वो ये सीरीज अब भी जीत सकते हैं। और 2 मैचेस के बाद कुछ ऐसा ही होता है, इंडिया बचे हुए दोनों ही टेस्ट काफी कन्विंसिंगली जीत जाती है। पहला टेस्ट 278 रन और दूसरा टेस्ट 112 रन से जीतने के बाद इंडिया रिकॉर्ड ब्रेक करके श्रीलंका को 22 साल बाद उन्हीं के घर में टेस्ट सीरीज हरा देती है। इस सीरीज की जीत से न केवल मीडिया एंड क्रिकेटिंग वर्ल्ड शॉक हो गया था, मगर उस पूरी टीम का पोटेंशियल सबके सामने आ रहा था। जहां केवल पहले बैट्समैन परफॉर्म करते थे, वहां इंडिया के स्पिन विजर्ड अश्विन एंड जडेजा अपना कमाल दिखा रहे थे। इतना कि अश्विन को उनके लिए गए 21 विकेट की वजह से प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी मिला था। एंड ऑल्सो मैं आपको बता दूं कि आने वाले सालों में अश्विन इंडियन टेस्ट क्रिकेट की ग्लोरी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले थे। इंडियन फैंस की खुशी का ठिकाना यही नहीं रुका। श्रीलंका टूर के बाद साउथ अफ्रीका सीरीज में, जो कि इंडिया का टूर कर रही थी, उन्हें भी अपने घर में इंडिया ने कन्विंसिंगली व्हाइट वॉश कर दिया। यस, वो साउथ अफ्रीकन टीम जिसे आज भी उनकी हिस्ट्री का बेस्ट वर्जन कहा जाता है, जो कि 2015 क्रिकेट वर्ल्ड कप की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम में से एक थी, जिसने इंडिया को उसी साल 3-2 से पहली बार ओडीआई सीरीज में भी हराया था। उसी साउथ अफ्रीका की टेस्ट टीम ने इंडिया में विराट कोहली की टीम के आगे घुटने टेक दिए थे। इंडिया वो सीरीज बड़े आराम से 3-0 से जीत जाती है।
एक पॉइंट तो ऐसा आ गया था कि मैच को बचाने के लिए साउथ अफ्रीका के मेन प्लेयर्स लाइक एबी डिविलियर्स एंड हाशिम आमला को 20-25 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करनी पड़ रही थी, जिससे वो मैच को ड्रॉ कर पाए, लेकिन उसके बाद भी वो मैच को नहीं बचा पाए। आप इंडिया में टेस्ट का डोमिनेशन का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि उसी टूर में साउथ अफ्रीका ने इंडिया को T20I और ODI दोनों सीरीज में हराया था, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट आते आते पूरा खेल ही पलट गया और इसी सीरीज ने इंडिया की होम डोमिनेशन की नींव रख दी थी, जो कि आगे जाके एक बड़े लेवल पर होने वाली थी। इंडिया ने 2015 में पहले के मुकाबले काफी अच्छा परफॉर्म करा था और विराट कोहली को टेस्ट कैप्टनसी देने का डिसीजन कहीं ना कहीं सही प्रूव होता हुआ दिख रहा था। विराट कोहली तो उस टीम का मेजर पार्ट थे ही, लेकिन जो कमाल इंडिया के स्पिन डुओ अश्विन और जडेजा ने करा हुआ था वो काफी कमेंडेबल था। इसी के साथ 2015 के एंड होते होते इंडिया की रैंकिंग नंबर 7 से नंबर 2 हो चुकी थी, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा जंप था। फिर आता है साल 2016 और ये फैक्ट हर कोई इंडियन फैन एक्सेप्ट करेगा ही कि ये साल इंडियन टेस्ट क्रिकेट के लिए गोल्डन ईयर की तरह था। इस साल इंडिया ने वो सब हाइज एंड लोज देखे जो इंडिया प्रोबेबली देख सकती थी, लेकिन जो रफ्तार टीम इंडिया ने इस साल पकड़ी टेस्ट क्रिकेट के मामले में वो अनडाउटेडली अप्रिशिएबल था। इंडिया अपना सबसे पहला टूर वेस्ट इंडीज का करती है, जहां वो इजीली 4 मैच की टेस्ट सीरीज में 2-0 से वेस्ट इंडीज को हराकर वो सीरीज अपने नाम करती है। अब दौर कोई सा भी हो, लेकिन वेस्ट इंडीज को हराना पहले से उतना मुश्किल नहीं था। उस सीरीज के लीडिंग हीरोज की बात करें तो वो विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन थे। कोहली ने टेस्ट में अपना पहला 200 मारा था, वहां दूसरी तरफ अश्विन ने एक बेहतरीन ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस दी थी और 2 ब्रिलियंट सेंचुरी भी लगाई थी। इंडियन टीम के सभी प्लेयर्स अपना बेस्ट दे रहे थे और अच्छी बात यह थी कि सभी की उस टीम में इक्वल इंपॉर्टेंस थी। पहले की तरह नहीं था जहां पर इंडिया केवल विराट कोहली या फिर मुरली विजय पर डिपेंडेंट थी। सभी प्लेयर्स पे इतना पोटेंशियल तो था ही कि वो मैच को इंडिया की साइड ला पाए, जो कि बहुत अमेजिंग बात थी। और इसी के साथ इंडिया की होम सीरीज आ जाती है और इस बार उनके अगेंस्ट न्यूजीलैंड थी, जो इंडिया का टूर कर रही थी। वेस्ट इंडीज से सीरीज जीतने के बाद इंडिया बस एक कदम दूर थी अपना खोया हुआ ताज वापस लेने के लिए, टेस्ट में नंबर 1 स्पॉट हासिल करना और वो टेस्ट में अपने नाम करना। और सीरीज शुरू होते ही हमें साफ साफ दिख जाता है कि सीरीज को कौन जीतने वाला है। जिस इंडिया को बड़ी से बड़ी टीमों के घर पर नहीं हरा सकी, जस्ट लाइक ऑस्ट्रेलिया इन 2013, वो भी तब जब इंडिया अपने लोएस्ट पॉइंट से गुजर रही थी, तो इस इंडिया को इंडिया में ही हराना एक सपने जैसा ही था। बहुत ही बुरी तरह से हर मैच इंडिया न्यूजीलैंड को हराती है। थ्रू आउट द सीरीज ऐसा लग रहा था कि केवल इंडिया ही गेम खेल रही है, क्योंकि रिजल्ट्स भी कुछ वैसे ही थे। पहला टेस्ट मैच 197 रन, दूसरा टेस्ट 178 रन और फाइनल एंड थर्ड टेस्ट इंडिया मैसिव 321 रन से जीत जाता है। इतने ज्यादा मार्जिन ये साफ साफ बताते हैं कि इंडिया कितना ज्यादा डोमिनेट कर रही थी उस सीजन में। विराट कोहली ने सीरीज में भी एक डबल 100 मारा, जहां उन्होंने थर्ड टेस्ट में 211 रन की एक मैच विनिंग नॉक खेली। इनफैक्ट अजिंक्य रहाणे ने भी नंबर 5 पे आगे उनका साथ निभाया और 188 रन बनाए। बट इन सब के बावजूद प्लेयर ऑफ द मैच एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड अश्विन को मिला। और ऐसा हो भी क्यों ना, अश्विन की बॉलिंग ने न्यूजीलैंड को पूरी सीरीज में फंसाए रखा और उस सीरीज में उन्होंने टोटल 27 विकेट्स अपने नाम किए, जो कि उस सीरीज में हाईएस्ट था। और अगर उस सीरीज में न्यूजीलैंड के बॉलर्स की बात करी जाए, देन दे आर नॉट इवन क्लोज। उस सीरीज में उनके हाईएस्ट विकेट टेकर थे मिचेल सैंटनर और ट्रेंट बोल्ट, जिन्होंने 10 विकेट ईच लिए थे। न्यूजीलैंड को 3-0 से हराने के बाद इंडियन टीम वापस से टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 बन चुकी थी। अगेंस्ट ऑल द ऑड्स इंडिया ने वापस से अपनी नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली थी। लेकिन उससे भी बड़ी अचीवमेंट थी कि जिस हालत में MS धोनी को रिटायरमेंट लेना पड़ गया था, वहां से विराट कोहली ने टीम को संभाला और नंबर 7 से फाइनली टॉप पे लेके गए। जीत के बाद जीत, मैच के बाद मैच, इंडिया को मानो हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन लग रहा था। अजिंक्य रहाणे से लेकर चेतेश्वर पुजारा तक, रवि अश्विन से लेकर रविंद्र जडेजा तक, सभी अपने प्राइम फॉर्म में थे। और अगर कोई कसर बच जाए तो विराट कोहली तो थे ही बैटिंग को संभालने के लिए। इस ट्रांजिशन के बाद इंडिया की इमेज पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी थी और सभी को विराट कोहली का इम्पैक्ट टीम पे पता चल रहा था। skill levels still there. We're definitely not taking anything for granted. Focus is purely on our team. और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं हो कि इंडिया की सक्सेस के पीछे उस स्ट्रगल का हाथ था जो कि टीम इंडिया ने 2011 से 2014 में करी थी। टेस्ट में नंबर 1 बनते ही टीम इंडिया के सामने एक और चैलेंज आके खड़ा हो गया और वो थी इंग्लैंड क्रिकेट टीम। हाँ, वही टीम जिसने ठीक 4 साल पहले इंडिया को उन्हीं के घर पे हराया था। 28 बरस बाद इंग्लैंड ने भारत को सीरीज हरा दी है। वही इंग्लैंड जिसने 2012 में 1-0 से पीछे होने के बावजूद 2-1 से वापसी करी थी। उसी इंग्लैंड के सामने इंडियन टीम उतरने वाली थी, जो कि एक विनिंग स्ट्रीक पर चल रही थी। यानी कि जहां इंग्लैंड इसे इंडिया को उन्हीं के घर पे वापस से हराने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा था, वहीं दूसरी तरफ ये इंडिया के लिए एक बदले की घड़ी थी। ये सीरीज पूरे 5 मैचेस की होने वाली थी और हम सभी को याद है कि हमारे साथ साथ
साथ पूरे इंडिया ने उस सीरीज में कितने आइकॉनिक मोमेंट्स विटनेस किए थे। वो सीरीज मानो इंडिया की बैटिंग एंड रविचंद्रन अश्विन के बॉलिंग की हाईलाइट से भरी हुई थी। पहला टेस्ट मैच राजकोट में था जो कि ड्रॉ हो जाता है। दोनों ही टीम्स इक्वली ही खेलती है और जो रूट उस मैच में शतक भी लगाते हैं। लेकिन ये वाला मैच इकलौता मैच था उस सीरीज का जहां पे इंग्लैंड का कोई चांस था, क्योंकि उसके बाद जो 4 टेस्ट मैचेस में हुआ वो हर इंडियन फैन को याद ही होगा। इंडिया ने अगले चारों मैचेस बिल्कुल ऐसे जीते जैसे न्यूजीलैंड के सामने जीत रही थी। बैटिंग से लेकर बॉलिंग तक सब परफॉर्मेंस टॉप नॉच आ रही थी, जहां बॉलिंग में अश्विन और जडेजा टाइम टू टाइम विकेट्स लेने में लगे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली अपना अलग ही जलवा बिखेर रहे थे। 8 इनिंग्स 655 रन्स 108 का एवरेज और भी पता नहीं क्या क्या विराट कोहली ने उस सीरीज में अचीव किया। लेकिन इन सब के बाद भी जो चीज पूरे टेस्ट सीरीज में हाईलाइट बनी वो थी करुण नायर की 303 रन्स की रिकॉर्ड ब्रेकिंग इनिंग, जो हम सभी इंडियन फैंस को याद है। जो कि मेरी तो पर्सनली वन ऑफ द फेवरेट इनिंग में से एक है। ये 303 रन की इनिंग सीरीज के 5th टेस्ट मैच में आई थी जो कि चेन्नई में था, जहां करुण नायर ने 303 रन बनाए थे और 300 बनाने वाले दूसरे भी इंडियन बने थे। इससे पहले रिकॉर्ड बस वीरेंद्र सहवाग के पास था। ये केवल उस सीरीज की नहीं बल्कि पूरे इंडियन टेस्ट क्रिकेट की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग बन के रह गई थी। एंड वो इनिंग ही वो रीजन था जिसकी वजह से इंडिया वो 5th टेस्ट मैच जीत कर कन्विंसिंगली उस सीरीज को 4-0 से जीत जाती है। एंड साथ में टीम इंडिया अपनी 4 साल पुरानी हार का भी बदला ले लेती है। विराट कोहली को उनकी ब्रिलियंट 655 रन की वजह से प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी मिला था। 2017 में भी टीम इंडिया का यही फॉर्म चालू रहता है और इंडिया एज यूजुअल उस साल भी टेस्ट क्रिकेट में अनबीटन रहती है। लेकिन असली चैलेंज तो इंडिया का 2018 में शुरू होने वाला था। एंड 2019 आते आते इंडियन टीम एक सुंदर नोट पे इस दौर को खत्म करती है। एक ऐसा दौर जो कि विराट कोहली की कैप्टनसी में हमेशा याद रखा जाएगा। 2018 के आते ही इंडिया वापस से सेना कंट्रीज का टूर करने वाली थी। एंड अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको ये साफ साफ पता होगा कि इंडिया की 2013-14 में कितनी बुरी हालत हो चुकी थी सेना कंट्रीज के अंदर। इन सभी सेना कंट्रीज की कंडीशन से लेकर वहाँ की पिचेस ने इंडिया को टाइम टू टाइम परेशान ही किया है और वही कंडीशन एंड सीरीज वापस से रिपीट होने वाली थी। बट क्या रिजल्ट भी वही रिपीट होने वाले थे या फिर इस बार कुछ चेंज आने वाला था? 2018 के शुरू होते ही जनवरी में इंडिया साउथ अफ्रीका का दौरा करती है। कंडीशंस भी पहले की तरह सेम थी, एनवायरनमेंट भी पहले जैसा ही था, प्लेयर्स कहीं हद तक सेम ही थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट भी सेम निकलता है। इंडिया वो टेस्ट सीरीज 2-1 से हार जाती है और साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतने का सपना कुछ अधूरा सा रह जाता है। बट इस सीरीज में बात कुछ और ही थी। ऑल्दो इंडिया उस सीरीज को हारी तो जरूर थी, लेकिन इस सीरीज में इंडिया को काफी ज्यादा टेक अवेज मिले थे। जिससे पहले 2 मैच हारने के बाद जो कमबैक इंडिया ने 3rd टेस्ट मैच में करा वो काफी अनबिलीवेबल था। जहां इंडिया में स्पिन बॉलिंग कमाल दिखा रही थी, वहीं साउथ अफ्रीका में पेसर्स ने कमाल दिखाया था। इंडिया का ये सिलसिला यही नहीं रुका। कुछ महीनों बाद इंग्लैंड में 4-1 से हारने के बाद भी हमें कई सारे टेकअवेज देखने को मिले थे। वो सीरीज भले इंडिया 4-1 से हार गई थी, मगर वो सीरीज विराट कोहली के लिए एक रिवेंज सीरीज जैसी थी, जहां विराट ने 2014 के फेलियर के बाद 2018 में 593 रन मार के एक तगड़ा कमबैक दिया था, जो कि विराट के प्राइम को डिफाइन करने के लिए काफी था। मगर जहां इंडिया नंबर 1 साइड होते हुए भी सेना में स्ट्रगल कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ इस सब का फायदा उन सबको हो रहा था, फिर चाहे वो बैट्समैन का कंडीशन को अडेप्ट करना हो या फिर फास्ट बॉलर का फील्ड पे अपना जलवा बिखेरना। टीम इंडिया काफी हद तक आने वाले चैलेंजेस के लिए रेडी हो चुकी थी। पिछले 3-4 सालों में इंडियन टेस्ट क्रिकेट पूरी तरह से बदल चुका था। फिर चाहे बात हम प्लेयर्स की अप्रोच की करें या फिर उनके पोटेंशियल की, दोनों ही पहले से काफी बेहतर लग रहे थे। और अगर हम उसमें विराट कोहली की कैप्टनसी ऐड कर दे तो जो टीम निखर के आती थी उस पर अनडाउटेडली हर इंडियन फैन को प्राउड ही होगा। I used to look at Virat and think he's like the Australian forward in him. वेल हम साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में हारे जरूर थे, मगर उस सीरीज के मैचेस काफी क्लोज थे और रिजल्ट कहीं और भी जा सकता था। लेकिन अब फर्क आ चुका था। जहां पहले टीम इंडिया ड्रॉ कराने के लिए खेलती थी, वहां इस बार टीम इंडिया अग्रेसिव होकर जीतने के लिए खेल रही थी और अपना बेस्ट देने को रेडी थी। लेकिन जितना एफर्ट टीम इंडिया साल दर साल लगा रही थी, उसका फाइनल रिजल्ट हमें इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में देखने को मिल गया था। उसी साल इंडिया 2018-19 में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाली थी और पिछली बार जब हमने ऑस्ट्रेलिया का दौरा करा था, ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्या हुआ था। MS Dhoni has chosen to retire from Test cricket.
एंड एक लूप की तरह हम फिर से वापस उसी जगह पर आ चुके थे। किसी कंट्री में जाके जीतो या ना जीतो, ऑस्ट्रेलिया में जाके इंडिया को जरूर जीतना था, क्योंकि पास्ट में हम इंग्लैंड या फिर न्यूजीलैंड में सीरीज जीत चुके थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से इंडिया 70 साल से हार ही रहा था। एंड इंडिया पे एक सुनहरा मौका था हिस्ट्री क्रिएट करने का। बट इस बार टास्क इंडिया के लिए कंपैरेटिवली आसान होने वाला था, क्योंकि उसी साल हुए सैंड पेपर कंट्रोवर्सी की वजह से ऑस्ट्रेलिया के मेन प्लेयर्स लाइक स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर एक साल के लिए बैन हो चुके थे और ऑस्ट्रेलियन टीम का पार्ट नहीं होने वाले थे। I want to sincerely apologise for betraying your trust in me. I've let you down badly. जो कि कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन टीम की बैटिंग को वीक करने वाला था। बट इसी जज्बे को लेकर टीम इंडिया अपना आखिरी फ्रंटियर जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाती है। पहला टेस्ट एडिलेड के मैदान पर था और जब टीम ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलियन क्राउड के सामने उन्हीं की टीम को हरा दे तो उससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। उस टेस्ट मैच में इंडिया की बॉलिंग के सामने ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप घुटने टेक देती है। वो टेस्ट मैच शुरू तो हुआ था चेतेश्वर पुजारा की एक अमेजिंग सेंचुरी से, और खत्म हुआ जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी के तांडव से। ऑस्ट्रेलिया को लास्ट इनिंग में 322 रन का टारगेट चेस करना था, जो कि डिसेंट सा लग रहा था और ऑस्ट्रेलिया इस टारगेट को चेस करने में लगा भी हुआ था। मगर मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग के सामने ऑस्ट्रेलिया ये मैच केवल 31 रन से हार जाती है। यह हार ऑस्ट्रेलियन टीम को बहुत ज्यादा चुभ जाती है, और ऐसा हो भी क्यों ना, जब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम उस टीम से मैच हार जाए जिसने ऑस्ट्रेलिया को लास्ट टाइम 2008 में हराया था, तो दुखी होना तो लाजमी था। इंडिया उस सीरीज को 1-0 से लीड कर रहा था और साथ में अगला मैच जीतने की फिराक में उतरता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपने घर पे एक और मैच हारना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मैच शुरू होता है और ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग से ही फ्रंट फुट पे नजर आ रही थी। पहली इनिंग में 326 रन और दूसरी इनिंग में 243 रन बनाने के बाद इंडिया के सामने 286 रन का लक्ष्य था, जो कि इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग करी फोर्थ इनिंग में, वो काबिले तारीफ थी और होम टीम ने 146 रन से उस मैच को अपने नाम किया था। इंडिया उस 286 के टारगेट को चेस करते वक्त केवल 140 रन पर ही क्रम्बल कर गई एंड इंडिया के हाथ से उस सीरीज में लीड का चांस चला गया। विराट कोहली ने उस मैच में शानदार शतक भी लगाया था, लेकिन वो शतक टीम को मैच नहीं जितवा सका एंड ऑस्ट्रेलिया ने 1-1 से सीरीज इक्वल कर दी थी। इस हार के बाद टीम इंडिया के पास दो रास्ते थे, या तो फाइट बैक करके थर्ड टेस्ट मैच में कमबैक करके सीरीज को बचाना, या फिर हमेशा की तरह सीरीज को एक तरफा गवा देना। तो सीरीज से पहले इंडिया ने हमेशा ऑस्ट्रेलिया में हारी देखी थी, लेकिन इस सीरीज में कुछ डिफरेंट होने वाला था। थर्ड टेस्ट, जो कि बॉक्सिंग डे टेस्ट था, वो मेलबर्न में होता है और दोनों ही टीम्स के लिए मैच डिसाइडिंग फैक्टर भी होने वाला था। अगर हम सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंडिया पहले बैटिंग करते हुए मेलबर्न की टफेस्ट कंडीशन में 443 रन बना देती है, थैंक्स टू पुजारा, जो कि 106 की अंडररेटेड पारी खेलते हैं और इतना बड़ा टोटल खड़ा करने में मदद करते हैं। ये टोटल पहली इनिंग के हिसाब से इतना ज्यादा था। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने आई ऑस्ट्रेलिया की टीम इस टोटल के सामने केवल 151 रन पे ऑल आउट हो गई। बुमराह ने पूरी ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप को चीर के रख दिया था। जब फोर्थ इनिंग में ऑस्ट्रेलिया 398 रन का इम्पॉसिबल सा टारगेट चेस करने आई, तो इंडियन पेसर्स ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर पे हराने के लिए तैयार थे। ऑस्ट्रेलिया वो मैच 137 रन के बड़े मार्जिन से हार जाती है और ऑस्ट्रेलिया अपने ही घर में एक एशियन टीम के सामने 2-1 से पीछे हो जाती है। वो तो शुक्र है बारिश का कि उसके आने से अगला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया, वरना पुजारा के उस मैच में लगाए गए 193 रन और पंत के ताबड़तोड़ 159 रन 50 for Pant and 150 in style as well. टीम को 3-1 से जितवा देते, लेकिन लास्ट मैच भी ड्रॉ रहा और इंडिया 70 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट सीरीज जीत गई। People taking pot shots and firing blanks. I was not joking there because I knew how hard this team had worked. And you've seen that transition happening over the last 2-3 years where the guys in the team have become more and more confident. उस दिन हर एक क्रिकेट फैन खुश था। हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के उनका घमंड चकनाचूर करके रख दिया था। We all play mind games, don't we? ये सीरीज की जीत उस बदले की तरह थी जो हमने 2011 से 2014 तक कर लिया। इंडिया ने नंबर 1 टेस्ट टीम रहकर अपना फाइनल फ्रंटियर कॉन्कर किया और ये सीरीज हम सभी के दिलों में हमेशा बची रहेगी। उस सीरीज का क्रेडिट चेतेश्वर पुजारा और इंडियन पेसर्स को जाना चाहिए, स्पेशली जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी, क्योंकि पुजारा ने उस टेस्ट सीरीज के ऑलमोस्ट हर मैच में शतक लगाया था और सरप्राइजिंगली जिस मैच में पुजारा के बैट से रन नहीं आए थे, इंडिया वही मैच हार गई थी। लेकिन पूरी टीम के एफर्ट की वजह से इंडिया फाइनली वो सीरीज जीत चुकी थी, वो भी 2-1 से, जो कि काफी हिस्टोरिक मोमेंट था। वेल
let's discuss some challenges faced by Kohli and Team India. Number 1, leadership and vision. विराट कोहली कैप्टेंसी। कोई माने या न माने मगर इंडियन टेस्ट का राइज हमें विराट कोहली की कैप्टेंसी में ही देखने को मिला था। विराट ने जब टीम इंडिया की फुल टाइम कैप्टेंसी ली थी 2015 में, तो उनकी अप्रोच काफी अग्रेसिव होने के साथ साथ पॉजिटिव भी थी, जिसने पूरी टीम के माइंडसेट को चेंज करके रख दिया था। और विराट कोहली की कैप्टेंसी के अंडर हमने कितना अमेजिंग परफॉर्म करा ये हम सबको पता ही है। नॉट ओनली इन होम कंडीशन बट ऑल्सो इन ओवरसीज कंडीशन हमने काफी अच्छा परफॉर्म किया। रवि शास्त्री की कोचिंग का भी यहाँ पे काफी कंट्रीब्यूशन रहा। जब 2017 में रवि शास्त्री टीम इंडिया के हेड कोच बने तो जो उनका माइंडसेट टेस्ट क्रिकेट के प्रति होता था, स्पेशली इन ओवरसीज कंडीशन, वो देखने लायक था। Woke up in the middle of the night and said, "Wow, I'm so happy." What would that moment be? 2 back-to-back wins in Australia. But if you ask me one, the icing on the cake was that last day at the Gabba when we went past the finishing line with Rishabh Pant taking us home. Has to be the icing on the cake. I thank my players for that, all of them. होम डोमिनेंस 2015 से लेकर 2019 तक इंडिया एक भी होम सीरीज नहीं हारी थी। बल्कि अगर हम टेस्ट मैचेस की बात करें तो इंडिया केवल एक ही टेस्ट मैच हारी थी, वो भी 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वरना उसके अलावा जो इंडिया का डोमिनेशन रहा है मेनली वन साइडेड ही रहा है। फिर चाहे वो न्यूजीलैंड को 3-0 से व्हाइट वॉश करना हो या फिर इंग्लैंड को 4-0 से हराना, इंडिया ने होम सीरीज में अनरियल डोमिनेशन दिखाया है। और हम सभी को पता ही है कि इतना तगड़ा डोमिनेशन आया ही इंडियन स्पिन डुओ की वजह से है, जो की थे रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा। इंडियन पिचेस पे उन्होंने इतने विकेट्स लिए जितने टोटल अपोजिंग टीम ने ना लिए हो। Ashwin is always trying something different. He'll bowl the odd leg break, the one that will drift away, go straight through. And he's often said that he can experiment because at the other end, you know there's a bank there. You're never going to go more than 2 and over. Jadeja is a magnificent bowler in home conditions. His confidence is high. 2015 से 2019 तक रवि अश्विन ने जहां 25.44 की एवरेज से 99 विकेट्स लिए, वहीं दूसरी तरफ जडेजा ने भी 23 की एवरेज से 91 विकेट्स लिए और इंडिया को घर में सीरीज के बाद सीरीज जितवाई। फास्ट बॉलिंग रेवोल्यूशन। अगर घर पर स्पिनर्स इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे थे तो फॉरेन कंडीशन में इंडियन पेसर्स ने अलग ही कमाल दिखा रखा था। जसप्रीत बुमराह का 2018 में टेस्ट डेब्यू करने से लेकर वो फाइनल फ्रंटियर कॉन्कर करने तक। Last ball. उन्होंने टोटल 48 विकेट्स लिए और वो भी 21 की एवरेज से। ये कारनामा बुमराह ने बस 10 मैचेस में किया था और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया था। और अगर मोहम्मद शमी की विकेट्स को भी ऐड कर लेते हैं तो इस डुओ ने उस साल 100 से भी ज्यादा विकेट्स लिए थे, व्हिच इज जस्ट अमेजिंग। बैटिंग कंसिस्टेंसी। अब अगर बात बॉलिंग की हो ही रही है तो इंडिया की बैटिंग को कैसे भूल सकते हैं। 2011 वाले फेस और इस वाले फेस में एक बड़ी चीज का अंतर था और वो था इंडिया की बैटिंग लाइनअप का, जो कि काफी इवॉल्व हो चुकी थी। फिर चाहे हम बात होम कंडीशन की करें या फिर अवे की, विराट कोहली और बाकी प्लेयर्स भर भर के रन्स बना रहे थे। टॉप 3 स्कोरर्स की बात करें इस दौर की तो वो थे चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे, जिन्होंने पूरी बैटिंग लाइनअप को संभाल रखा था। Here are some notable performances by Indian batsmen. Pujara's marathon 202 in the 2017 Ranchi Test against Australia. Virat Kohli's 593 runs in 2018 England series. Looking for his 100 and finds his 100. Pujara's 521 runs in 2018-19 Australian series. That is a magnificent 100 from Pujara, his third of the series. फिटनेस एंड फील्डिंग। विराट कोहली के कैप्टन बनने के बाद जो चीज हमें इंडियन क्रिकेट में नहीं देखने को मिली थी वो थी फिटनेस स्टैंडर्ड्स और फील्डिंग। प्लेयर्स लाइक रविंद्र जडेजा, विराट कोहली एंड अजिंक्य रहाणे कुछ ऐसे एग्जांपल थे जिन्होंने नेक्स्ट लेवल पर फील्डिंग करी थी एंड इम्प्रूव्ड एबिलिटी और रिफ्लेक्सेस की वजह से कई कैचेस और रनआउट्स भी करे थे। वेल वो टेस्ट फेज तो बीत गया और हम सभी को लकी फील होना चाहिए कि हमें इंडियन टेस्ट क्रिकेट का वो गोल्डन एरा विटनेस करने का मौका मिला, जहां हम 2014 तक ओवरसीज कंडीशंस में ठीक से अडैप्ट भी नहीं कर पा रहे थे। आपको बता दें कि ब्रिस्बेन में बेड़ा गर्क हो चुका है और सीरीज भारत के हाथ से निकल चुकी है। वहीं ठीक 4 साल बाद हम टेस्ट क्रिकेट को डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे थे। And it's been a wonderful series from India. They win the Test series 3-0. इंडिया की बैटिंग की बात करी जाए या फिर फील्डिंग की, सब कुछ ड्रास्टिकली इंप्रूव हुआ था और शायद यही रीजन है कि 2016 से 2020 तक इंडिया हमेशा नंबर 1 रहा था बाय द एंड ऑफ एवरी ईयर। और शायद स्टैट्स भी कुछ ऐसा ही बताते हैं। जहां इंडिया का विन परसेंट 2011 से 2014 में केवल 33.33 का था, वहीं 2015 से 2019 में ये बढ़कर 64 तक जा चुका था। और वहीं अगर हम सेना कंट्रीज में परफॉर्मेंस की बात करें तो जहां हमने 2011 से 2014 में केवल एक टेस्ट मैच जीता था, वहीं 2015 से 2019 में टोटल 4
टेस्ट मैचेस जीत लेते, इंक्लूडिंग द सीरीज विन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। एंड यही सब स्टैट्स इंडिया के उस एरा को डिफाइन करने के लिए काफी है। वेल ये थी कहानी इंडिया के उस गोल्डन टेस्ट क्रिकेट फेज की, जहां पे इंडिया ने अगेंस्ट ऑल द ऑड्स जाकर डोमिनेट करने का पूरा ट्राई किया। अगर रिकी पॉन्टिंग के ऊपर वीडियो देखना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। अगर बॉब वुलमर की मिस्टीरियस डेथ के बारे में जानना है तो इस वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।